4% हो गई है। खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल और बिजली की महंगाई कम होने से सीपीआई आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मई महीने के मुकाबले 0.75% की कमी आई है। एक साल पहले मई 2021 में यह आंकड़ा 6.3% का था। महंगाई खाद्य दर की अगर हम बात करें 8.31% से घटी है, 7.97% हो गई है। हालांकि ये लगातार 5वां महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% के ऊपरी लिमिट के पार रही है। चलिए, तो यहाँ पर एक तरह से इन महंगाई के आंकड़ों को हम ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि शुक्रवार को जो यूएस के महंगाई के आंकड़े आए थे वो 40 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर थे। लगभग 8.6% का आंकड़ा यूएस में महंगाई दर का सीपीआई का हमने आता हुआ देखा था और हमें भी उसके बाद यही उम्मीद लग रही थी या संभावना थी कि हमारे जो मई महीने के आंकड़े आएंगे महंगाई के वो भी बढ़े हुए आएंगे। लेकिन अप्रैल महीने के 7.79% के मुकाबले यहाँ पे हमने थोड़ी सी राहत आते हुए देखी है। 7.09% का यहाँ पे शहरी महंगाई दर आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल सीपीआई की जो महंगाई दर है वो 7.04% में आई है, तो मामूली राहत है। लेकिन ये राहत आखिर कितनी कारगर होगी, क्या वाकई आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन महंगाई दर में थोड़ी राहत जैसे कि मिली है, तो ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरकार की खाने पीने की चीजों की महंगाई कम करने की कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। What is the roadmap currently? To what states you have really reached out, and what the remaining states or the remaining quantum that you would like to reach out to? See, we have reached out to almost all states, and the year has just started. Exactly, sir. And we have already procured almost 50% of the quantity for the entire year. And the process of lifting and distribution is an ongoing process, and we hope to cover all 291 districts in phase 2, which is the current year. Okay. Apart from this, the food inflation has been a serious concern. So for that, if you see the previous scenario and if you compare it with the today's, whatever the prices of wheat or edible oils, how far the prices have cooled down in terms of percentage? What you really think so that the food inflation you have been really tried to control it? In terms of cereals, both wheat as well as rice, it has come down. For sugar also, it is steady, it has not gone up, the prices are stable. For edible oil, it has come down, 8 to 10% prices have come down. Okay. Because Government of India, apart from duty reduction, also announced the global TRQ of almost 40 lakh metric ton of soya and sunflower, which is at zero duty, zero cess. Okay. So all that is basically helping in cooling down the prices. चलिए, तो जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं महंगाई के, इसका थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश आर में। सीपीआई के जो आंकड़े आए हैं मई के, क्या वाकई आप इनको राहत भरे आंकड़े मानती हैं? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक है कि इन्फ्लेशन कितना ऊपर था पहले, उसके हिसाब से नीचे आया है, तो थोड़ा राहत तो है, लेकिन अभी भी वो काफी हाई लेवल पे है। तो अभी भी इन्फ्लेशन हाई है और उस पर भी रिस्क हैं, क्योंकि ज्यादातर ये सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है जो कि ग्लोबली लेड है। जो ग्लोबली सिचुएशन है इस समय, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है या फिर सप्लाई इश्यूज है, बाकी पैंडेमिक की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से अभी भी कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई है और इसी वजह से सप्लाई लेड इन्फ्लेशन बहुत ही परसिस्टेंट है, ग्लोबल लेड है। और जब तक ये इन्फ्लेशन 6% के नीचे तक नहीं आता है, तब तक राहत कहना मुश्किल है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो हमें सरकारी खेमे से बातें समझ में आ रही हैं, वो सब कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए थे एक्सपोर्ट्स कम करने के, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों पर। क्या आप भी ऐसा मानती हैं? यस, एब्सोल्युटली। जो अभी गवर्नमेंट ने जो भी पिछले कुछ हफ्तों में मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से काफी हद तक प्राइसेस में जो जिस रेट से प्राइसेस बढ़ रहे थे डोमेस्टिक प्राइसेस में, कैप आ गया है और उसकी वजह से आगे जाकर भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। एक्साइज ड्यूटी कट जो हुई है उसकी वजह से भी काफी राहत होगा, क्योंकि अगर आप देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा अभी भी हाई है,
तो अगर एक्साइज ड्यूटी कट नहीं होती, कस्टम ड्यूटी कट नहीं होता, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे और ज्यादा होता और कहीं पे भी पीक आउट नजर नहीं आता। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन पिछले महीने अप्रैल में जो 7.79 आया था वो पीक हो चुका है और अब यहाँ से थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे आने की संभावना है। तो कहाँ आपको लगता है कि ये नीचे आने के बाद स्थिर होने की गुंजाइश है? क्योंकि अभी भी देखिए कंसर्न्स ग्लोबली, जैसे आपने खुद ने गिनाए हैं, सप्लाई को लेकर तो अभी भी बने ही हुए हैं और क्रूड की कीमतें और उसको लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है। क्या आपको वाकई लगता है कि जो महंगाई दर हमने 7.79% पे जाती हुई देखी थी वो पीक आउट हो गई है और अभी धीरे धीरे ही सही लेकिन महंगाई दर नीचे आएगी? मेरे हिसाब से होना चाहिए। हमारे खुद के एस्टिमेट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि धीरे धीरे सप्लाई इश्यूज जो हैं वो कम होने चाहिए और इन्फ्लेशन जो है स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उपासना, सप्लाई कंसर्न्स किस तरह से कम होंगे अगर आप समझा सके? इसके दो रीजंस हैं। एक है कि अगर आप देखिए ऑयल की मार्केट जो है उसमें ओपेक ने बढ़ा रखा है अपना प्रोडक्शन, एट द सेम टाइम यूरोप उधर से बैन कर रहा है, इस वजह से अभी टाइटनेस बनी हुई है। काफी हद तक ये टाइटनेस जो है स्पेक्यूलेशन भी होती है। आगे जाकर जैसे जैसे डिमांड स्टेबलाइज हो जाएगा और सप्लाई भी स्टेबलाइज हो जाएगा तो शायद ऑयल प्राइसेस इंक्रीमेंटली जो बढ़ने हैं वो बढ़ेंगे, बट और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो कैप हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो सप्लाई साइड से मेजर्स लिए हैं जिसमें कि उन्होंने टैक्स कट्स किए हैं, टैक्स कट्स की वजह से प्राइसेस कम बढ़ेंगे इंडिया में। और तीसरी चीज ये भी है कि जो रुपी है जिसकी वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत हाई जा सकता है, आरबीआई वो रुपी को भी किसी रेंज में हैंडल कर रहा है। डेप्रिसिएशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन ना होने की वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ा सा कैप हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से थोड़ा बहुत कर्व आ जाएगा और इन्फ्लेशन जो है मैनेजेबल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत कम नहीं होगा वो। मेरे ख्याल से ये स्टेबलाइज होगा भी तो 5.5 से 6% के बीच में होगा, उससे नीचे आने की संभावना अभी कम है अगले 1 साल के अंदर। ये 5.5 से 6 का आंकड़ा भी काफ़ी राहत वाला हमें लग रहा है। लेकिन उपासना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार पूर्वक पूरी समझाइश दी। धन्यवाद समय निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंगाई की रफ्तार में थोड़ी ब्रेक जरूर लगी है लेकिन रुपया लगातार टूट रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 78.04 के रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ है और कच्चे तेल की तेजी लगातार मजबूत हो रहे डॉलर की वजह से रुपए पर हम देख रहे हैं दबाव पड़ रहा है और रुपया आज यहाँ पर लगभग 0.38%, 1/4% की कमजोरी के साथ 78.14 के स्तर पर खुला था। और रुपए की आज की पूरी चाल को समझा रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। डॉलर के मुकाबले रुपए में हम लगातार गिरावट होते हुए देख रहे हैं और एक बार फिर डॉलर के मुकाबले रुपए ने आज अपना रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, बट हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबल चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में रुपए में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और जनवरी से लेकर अभी तक देखें तो हमारी करेंसी करीब 5% तक डीवैल्यू हो चुकी है। सबसे बड़ा कारण इसका बताया जा रहा है कि यूएस इन्फ्लेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ख़ास तौर से हम देखें कि फ्राइडे को जब यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे उसके बाद आज मंडे मार्केट में हमने ये रिएक्शन रुपए पे आते हुए देखा। लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईआईज़ की बिकवाली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में, क्योंकि जब वहाँ पे दरें बढ़ती हैं यूएस में आने वाले समय में जो एनालिस्ट हैं वो फैक्टर इन कर रहे हैं कि आने वाली फेड मीट में 75 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर यूएस में शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है इन्वेस्टर्स को। इसीलिए ये एक ट्रांसफ़र शिफ्ट की चलते जो है वहाँ पे पैसा स्विच करते हैं। और अगला कारण हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती, लगातार डॉलर इंडेक्स में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। अगर उस यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक महीने के ऊंचाई के उच्चतम स्तर पे है और अपने 52 वीक हाई जो कि 105 का स्तर है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 0.5% ही वो दूर है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम उसे भी बढ़ते हुए देखें। इसका इम्पैक्ट जो है
पूरे ग्लोबल सिचुएशन का हम बॉन्ड यील्ड्स पे भी होते हुए देख रहे हैं। ना ही सिर्फ यूएस के बाज़ार, साथ ही भारतीय बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कि दरें बढ़ रही हैं। और पिछले एक महीने की अगर बात करें तो आरबीआई ने करीब 90 बेसिस पॉइंट का हाइक भी ले लिया है, क्योंकि वो ये सिचुएशन मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके सामने जो जिस तरीके से हमारी करेंसी में डीग्रोथ होती हुई दिख रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपना स्टेप ले रही है, पर ग्लोबल चिंताओं के चलते हम लगातार देख रहे हैं कि रुपए में गिरावट बरकरार है। तो रुपए की लगातार गिरावट पर हमने बात की कोटक एएमसी की लक्ष्मी अय्यर से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रुपए में जो गिरावट हो रही है वो काफी 2-3 चीजें इसके लिए बहुत अहम है। एक तो आप देखो कि जो विदेशी निवेशक है ये लगातार दिवाली के मोड में है। अगर आप देखोगे तो शेयर बाजार यानी इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट में भी इनकी लगातार बिकवाली हो रही है। जनवरी के महीने से आज तक लगभग 2,10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा रुपया पे प्रेशर जारी रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात जो है, कच्चे तेल के दाम वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो झुकने का नामो निशान अब तक नहीं ले रहे हैं। और जो हमारे देश में है, जो है 85% का जो टोटल तेल का कंजम्पशन होता है, कच्चे तेल का, वो हमारा इंपोर्ट के द्वारा होता है। तो इस वजह से भी जितने जितने दाम बढ़ते जाएंगे कमोडिटीज के, खासकर की क्रूड ऑयल प्राइसेस के, उतना प्रेशर दिखता रहेगा। और इन सब के ऊपर जो है, जो बादशाह, जो सरताज है यूएस डॉलर का, वो लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, ना कि केवल रुपया के मुकाबले में, बट काफी सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के मुकाबले। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिसकी वजह से रुपया थोड़ा प्रेशर में है। और ये उम्मीद की जा रही है कि यूएस फेड रेट हाइक का जो सिलसिला है वो जारी रखेगा, जिसकी वजह से डॉलर में और मजबूती दिखाई देगी। चलिए, तो यहाँ पर केवल रुपया ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारी बिकवाली यहाँ पर भी आती हुई देखी गई है। बिटकॉइन की कीमत 12% तक गिरकर $24,000 पर पहुंच गई है। गिरावट पिछले 18 महीने में सबसे बड़ी है। इथेरियम, सोलाना, डॉगकॉइन समेत दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी लाल निशान पर ही ट्रेड कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन, ब्याज दरें बढ़ने की वजह से गिरावट देखी जा रही है। और इस बारे में विस्तार से समझाइश दे रही है हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा। काफ़ी मैसिव सेल ऑफ हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। बिटकॉइन जो कि एक लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, वो अराउंड 12% फॉल किया है इन द लास्ट 24 आवर्स और काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है अराउंड $23,000 में ड्यूरिंग द डे में। और ये लोवेस्ट है जो कि देखने को मिला है दिसंबर 2020 से। और ये सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, और भी अदर क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि इथेरियम, डॉजकॉइन, सोलाना, पोल्काडॉट, ये सब रेड में है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मेजरली इस वजह से है क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा सर्ज कर रही है और जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अपना मनी पुल आउट कर रहे हैं मार्केट से। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे महीने लगेंगे अभी कि क्रिप्टो करेंसी स्टेबलाइज होने में। अभी कुछ ऐसे महीने रहते हैं कि ये पेन देखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स को। मीनवाइल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो पिछले 24 आवर्स में 11% तक गिर चुकी है टू अराउंड $982 बिलियन। तो खराब ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में भारी गिरावट पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 427 अंक से ज्यादा गिरा है। सेंसेक्स 1457 अंक की गिरावट यहां पर देखी गई। दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है और क्या हलचल रही, सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज बाजार जो है गैप डाउन के साथ खुले थे और दिन भर बाजार उस लेवल को सस्टेन भी किया, इनफैक्ट और नीचे के लेवल्स थे। 15,800 भी बाजार ने तोड़ा, 15,700 के भी नीचे फिसला। इनफैक्ट 8 मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट भी आज आपको देखने को मिली। एक बार के लिए 15,700 के भी नीचे गया, लेकिन वहाँ से रिकवर हुआ। अभी आप लास्ट मिनटों में कुछ रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन आप फिर से आप देख रहे हैं 15,800 के नीचे ही हम क्लोज हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे। अगर ये ब्रीच होते, ये आज टूटते तो और डाउनसाइड ओपन होता। लेकिन फिलहाल सारे सेक्टोरल अगर आप बात करें कि कहाँ कहाँ आपको वीकनेस दिखी,
आपके लिए सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्टर्स में पूरे बाजार में सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। सबसे पहले आईटी, मेटल, पीएसयू, बैंक, मीडिया स्पेसेस, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो सबसे कम गिरावट के साथ कम कमजोरी के साथ बंद हुए उनमें एमएनसी, फार्मा, एफएमसीजी स्टेप्स, कंजम्पशन स्पेस। तो एक थीम जो थी वो क्लियरली बाजार पर प्ले आउट होती हुई दिखाई दी, जहां पर इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स यानी जिनमें एक प्राइसिंग पावर होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्राइस हाइक लेने की, चाहे वो नेस्ले हो, एचयूएल हो, मैरिको हो, डाबर हो, इन स्पेस में इन स्टॉक्स में हमने फिर भी देखा कि वहां पर आपको थोड़ी फिर भी यहाँ तेजी देखने को मिली। आप ये स्टॉक्स भी देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट आपको स्पेसेस, दूसरे सारे स्पेसेस में मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ब्रॉड बेस्ड एक प्रेशर देखने को मिला बाजार में अमिड द ग्लोबल क्यूज। अब कुछ खास स्पेसेस, ऑटो पैक हालांकि फिर भी थोड़ा रेजिलेंट दिखाई दिया आपको, येन की वीकनेस से आपने मारुति देखी, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये स्टॉक्स फिर भी रेजिलेंट थे। इतने कमजोर बाजार में इन्होंने फिर भी इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन और कुछ स्पेसेस की बात करें, क्लियरली आरबीएल बैंक पे एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला। चेंज इन मैनेजमेंट, बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मैनेजमेंट आके हालांकि कमेंट्री भी दी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर बात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार को इस को लेकर कुछ तो नर्वसनेस है कि बाजार स्टॉक 22% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सीमेंट्स की इसके ऑपोजिट एनालिस्ट मीट से अच्छे आउटकम्स निकले और उसके चलते हमने सीमेंट्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिन भर देखा। बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स आज आपको हरे निशान में दिखाई दिए। उसके अलावा पूरा बाजार आज लाल निशान में, ब्लड बात कहना चाहिए, जो आपको क्लियरली अमिड द ग्लोबल सेल ऑफ एक रिस्क ऑफ एनवायरमेंट के मोड में आज बाजार दिखा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रेमंड का शेयर पिछले एक साल में दोगुना हो चुका है। कंपनी के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा को उन कदमों के बारे में बताया जो शेयर होल्डर्स को पसंद आ रहे हैं। मार्जिन को बरकरार रखने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं और नॉन कोर बिजनेस को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजीज हैं। आइए सुनते हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। एक बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। आपने लास्ट 1-2 साल में बहुत वैल्यू क्रिएशन देखी है इस कंपनी से। मैं बात कर रहा हूँ रेमंड की, और रेमंड के सीएमडी मिस्टर गौतम सिंघानिया आज हमसे ईटी नाउ स्वदेश पे बात कर रहे हैं। उनका स्टॉक लास्ट 1 साल में मोर देन डबल हो गया है, जबकि पूरा मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजरा। कैसे उन्होंने ये वैल्यू क्रिएशन किया और क्या फोकस कंपनी में ला रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रीट रिकग्नाइज कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रहा है ये स्टॉक प्राइस में, ये हम उनसे बातचीत करेंगे। मिस्टर सिंघानिया, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे आपके बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग और सबसे नए बिजनेस के बारे में बात करूंगा, रियल एस्टेट। जब आपने कुछ साल पहले जब बात की थी कि हम रियल एस्टेट में उतरेंगे, आपके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक, लेगेसी लैंड बैंक था, तो लोगों ने कहा अगर वैल्यू अनलॉकिंग ही करनी है तो वाई नॉट सेल इट ऑफ। लेकिन आपने कहा नहीं, हम रेमंड ब्रांड लगाएंगे, खुद डेवलप करेंगे, टाइम पे देंगे, क्वालिटी चीज़। अभी तक का आपकी जर्नी कैसी रही? ये 3 साल में हमने ये रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू किया है। पहले हम लोग ने कहा था कि हम ये ज़मीन बेच देंगे, लेकिन जब आप ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं तो लोग आपको चवन्नी देते हैं। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग खुद डेवलप करेंगे। इसमें हमने एक टीम लगाई और दिमाग लगाया कि ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। भगवान की दया से ये लास्ट 3 साल में हम लोग ने आज तक करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। आज थाना के माइक्रो मार्केट में वी आर कंसिडर्ड कि इंडिया का सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट थाना में है। आज जो सेल्स का ट्रैक्शन है वो हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट सब सोच समझ के किया है। आज हम 7 दिन में स्लैब लगा रहे हैं, और हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम रेरा के 2 साल पहले ये दे रहे हैं। हमारा जो रेरा का कमिटमेंट है 2024 का, हम 2022 में ये साल 10 दिसंबर को 10 बजे सवेरे, आप भी इनवाइटेड हैं, हम ये हैंड ओवर करेंगे 900 अपार्टमेंट। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मार्केट में, और बहुत लोग ने कहा कि ये रेमंड तो कुछ कर पाएगा नहीं, और जब लोग बोलते कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है कि हम करके दिखाएंगे। तो आज हम खुश हैं कि आज थाना में 4 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के नीचे है आज, और ये प्रोजेक्ट का नाम बना है, इससे हमको ज़्यादा खुशी है। तो अभी आपने रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल से शुरुआत की, आपके पास इतना सफिशिएंट लैंड बैंक है वहाँ पे, और आप पूरा इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग बना के नहीं। तो क्या आगे चल के आपका ये भी एक व्यू है कि शायद कमर्शियल और उस सब चीज़ों में भी उतरेंगे आप?
आज की तारीख में हमने खाली रेसिडेंशियल का सोचा है, लेकिन आगे जाते हुए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम कमर्शियल भी देख सकते हैं। आपके पास वहाँ पे क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ब्रांड है और एग्जीक्यूशन आपने एग्जाम्पल दिखाई दिया है कि आपको अप्रोच कर रही हैं पार्टीज़ कि हम आपके साथ पार्टनर करें रियल एस्टेट बिजनेस में, इस तरह के आपको इन्विटेशन आ रहे हैं? तो आज हमने ये भी डिसाइड किया है कि जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। हम लोग ने एक अनाउंस भी किया है, एक प्रोजेक्ट में हम लोग ने MOU साइन किया है और भी प्रोजेक्ट आएंगे। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम देख रहे हैं जहां हम अपना स्किल सेट ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई ज़मींदार हो, उसको एक रेप्यूटेड डेवलपर चाहिए। तो बात काफ़ी जगह चालू है। मेरी उम्मीद है कि ये कन्वर्ट होंगी डील्स में, क्योंकि आज अगर आपके पास ज़मीन हो, आप ऐसे आदमी को जानते हो कि जो वो उसको कन्वर्ट करके उससे पैसा आपको निकाल के देगा। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अटक जाएगा। और आज आप बॉम्बे में देखें तो सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अटक चुके हैं। और रेमंड की भी फिलॉसफी किया कि जितने जल्दी हम उसको करें, हम मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से आते हैं, तो जितने जल्दी हम पैसा उसमें टर्न करें उतना आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। इसलिए लोग हमें कंसिडर कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बात करें देश की तो पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कोरोना के 8,084 मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीजों की यहां मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र के हाल एक बार फिर से पहले की ही तरह बेहाल होते हुए नजर आने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,946 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल यहाँ पर आपको बताएं तो मुंबई में 1803 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों ने दम भी यहाँ पे तोड़ दिया है। कुछ ऐसा ही हाल केरल में भी दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में 2319 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ों के मुताबिक 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब ने भी एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा है। चलिए, क्या वाकई चिंता की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है? जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्ति सबनीस जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। कितना चिंता करने की बात आपको लगती है जिस तरह से तेज रफ्तार से हम केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हो रहा है, डेथ्स भी होने लग गई हैं। कोरोना अभी हम लोग को नया नहीं है। वी नो, हम लोग को ये डिसीज 3 साल से पता है और ये रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ये सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है। तो हम लोग का एक्चुअली सर्दी खांसी जुकाम का सीजन बारिश के पहले रहता है, तो इसीलिए हम लोग ये सर्ज ज्यादा देख रहे हैं। जो अब तक का जेनेटिक एनालिसिस है उसमें ये वेरिएंट ओमिक्रॉन ही है, उसके सब वेरिएंट्स हैं। तो ओवरऑल हम लोग अगर अच्छे से कोविड के मुताबिक बिहेवियर पालें तो हम लोग ये वेव भी टाइड ओवर कर सकते हैं। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं। ओवरऑल लास्ट 24 आवर्स में पूरा महाराष्ट्र में देयर आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और जैसे कि पहले भी हम लोग ने देखा है, डेथ्स उन लोगों में होती है जिनको पहले से ही कोई कोमोबिलिटीज है, जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट है या फिर कोई इम्यूनिटी कम करने की दवाई है, कैंसर कीमोथेरेपी है, या फिर पहले से कोई छाती का बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस है। ऐसे लोगों में डेथ के आसार ज्यादा है। तो बाकी लोगों ने इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मास्क डालना है। मास्क के लिए थोड़ी ओवरऑल लोगों में शिथिलता दिखाई देती है, बट मैं कहूंगी जब सब जगह मास्क डाल के ही घूमे। बाकी लोगों सामने वाले ने मास्क नहीं पहना है तो भी हम लोग को प्रिकॉशंस लेके मास्क पहनना बहुत जरूरी है। केसेस हो रहे हैं, आप कह रही हैं कि वो इतने सीवियर नहीं है और जो डेथ हो रही है वो मेनली कोमॉर्बिडिटीज
पेशेंट्स की ही हो रही है, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है, लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं, मास्क तो लगा ही नहीं रहे हैं, लेकिन बूस्टर डोज लेने में भी कमी और कोताही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। क्या इसको पुश करने की ज़रूरत है? बिकॉज अब लोगों को लगने लगा है कि हमने 2 वैक्सीन ले ली है और हम पूरी तरह से सिक्योर हो गए हैं, हम सेफ हो गए हैं, लेकिन वायरस तो आपके पास ही है, आपके इर्द गिर्द ही है और म्यूटेट भी हो रहा है। तो बूस्टर डोज को लेकर इतना कंप्लेसेंट एटीट्यूड क्यों है? एटीट्यूड कंप्लेसेंट है क्योंकि जो रोज चीज बार बार होती है लोग उतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये ह्यूमन नेचर है। बट कैसा है कि ये जैसे मैंने बोला ये रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे हम लोग फ्लू का इंजेक्शन हर साल लेते हैं, वैसा ये इम्यूनिटी जो रहता है, जो रोग प्रतिकार शक्ति स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए रहता है, वो कम धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो स्पेसिफिकली जो थर्ड बूस्टर जो भी लोगों का बाकी है, उन्होंने जल्दी से जल्दी ले ले, वो बेटर है। बूस्टर की वजह से एटलीस्ट 100% हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाए कोविड, तो भी सीवियर कोविड डेफिनेटली प्रिवेंट कर पाएंगे। तो जो 2 चीजें जो अभी लोग कोरोना से डरने से बजाय कर सकते हैं, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वापस से हम लोग को फॉलो करना है और बूस्टर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि लोग बहुत कंप्लेसेंट हो गए हैं, लेकिन वो उन्होंने छोड़ के रेगुलर जो उनका बूस्टर है वो डेफिनेटली लेना है। डॉक्टर कीर्ति, अगर कंप्लेसेंसी यहाँ पर बरकरार रही तो क्या ओमाइक्रॉन जो हमें फिलहाल लाइट वेरिएंट लग रहा है, डेल्टा के जितना खतरनाक हो सकता है? अभी तक जो म्यूटेशंस कैसा है, ये कोई भी वायरस का विरुलेंस या खतरनाक होने का शक्ति जो हम लोग मेडिकल भाषा में बात करते हैं, वो उसमें कितना म्यूटेशंस क्रिटिकल एरियाज में आता है, उसके जीनेटिक मटेरियल में, उस पर डिपेंड करता है। तो अब तक जो म्यूटेशंस हैं उसने उसका ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होना बढ़ाया है, लेकिन जो डिसीज का सिवियरिटी है वो अब तक बढ़ाया नहीं है, जो पिछले वेरिएंट से मिलता है, जो हम लोग ये वेरिएंट में शुरू के केसेस देख रहे हैं उसमें। तो आगे जाके कितना उसमें जेनेटिक चेंजेस आएगा, वही उसका विरुलेंस और ट्रांसमिशन डिसाइड करेगा। तो अब तक जो लिमिटेड है, अभी वेव भी नहीं बोल सकती, स्पाइक इन केसेस चालू हुए हैं, तो टाइम ओनली विल टेल कि कितना सिवियरिटी बढ़ रहा है। बट अब तक के केसेस हैं वो मेजॉरिटी माइल्ड है, जो केसेस पहले का कुछ बीमारी है वही लोगों में ज्यादा सिवियरिटी पाई। ये तो यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसका मतलब ये है कि आप बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको अभी भी करनी है, रखनी है, और सैनिटाइज़र की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर निकलें जब भी घर से बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति, आपने समय निकाला और गाइड किया तमाम दर्शकों को। हम आगे बढ़ेंगे। आज जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हमारी सहयोगी मेघना मित्तल आज दिन भर सीबीआई के एक्शन पर नजर बनाए रखी थी और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। मेघना, ताज़ा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, जो कि एक मेजर एजेंसी है करप्शन को चेक करने के लिए, उसने जीआर इंफ्रा के जो ऑफिसेज हैं उन पे 4 लोकेशंस पे आज रेड करी हैं। 4 सिटीज़ में, गुवाहाटी, शिलोंग, गुड़गांव और बेंगलुरु। ये रेड्स आज दिन भर चली हैं सीबीआई द्वारा। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 NHAI ऑफिशियल्स भी हैं। NHAI में से जो अकाउंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जो रीजनल ऑफिसर थे, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और जो दो जो एम्प्लॉयज़ गिरफ्तार हुए हैं वो जीआर इंफ्रा के थे। इसमें ये केस ये है कि जो NHAI के रोड प्रोजेक्ट चल रहा है असम में, गुवाहाटी में, वहाँ पर ये ब्राइबरी का केस हुआ है, जहाँ पे जीआर इंफ्रा के एम्प्लॉयज़ ने NHAI के ऑफिशियल्स को ब्राइब किया। 4 लाख रुपए की ब्राइब थी कि जो उनके क्लियरेंस, जो बिल का क्लियरेंस थे, उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये ब्राइब दी है, जिसको सीबीआई ने पकड़ा और इसी के चलते
ये जो मल्टी सिटी रेड्स हुए हैं आज, ताकि उसी के बारे में और भी जानकारी मिल सके। ये भी बता रहे हैं कि सूत्र अगर कोई और बड़ी चीज़ मिलती है रेड्स में तो और भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो 4 सिटीज़ में रेड्स हुए हैं उनके बेसिस पर। तो ये बेसिकली जो GR इंफ्रा है ये एक रोड फोकस्ड कंपनी है। रोड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, EPC प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उस पे फोकस करती है। रेलवे पे भी अब ये थोड़ा सा ध्यान दे रही है, बट बेसिकली ये रोड प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस होता है। तो इसी के चलते आज ये CBI का बड़ा क्रैकडाउन हुआ है GR इंफ्रा पे इस करप्शन को चेक करने के लिए। चलिए, शुक्रिया मेघना तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का फैसला लिया है, जिस पर कई कंपनियों को एतराज है। क्या सरकार का फैसला गलत है या तरीका? क्या सरकार इन कंपनियों की डिमांड के आगे झुकेगी? पेश है स्वदेश विशेष। प्लास्टिक बैन हो सकता है फिर से। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2002, जिसमें 180 देशों में से भारत का नंबर था 180वां, यानी पीछे से हम फर्स्ट थे। ये दिल को मायूस करने वाली खबर थी, लेकिन इससे ज़्यादा मायूस करने वाली एक और खबर है। पर्यावरण साफ रहे इसके लिए सरकार ने 1 जुलाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन का फैसला लिया है, जिस पर कई कंपनियों का ऐतराज़ है। आखिर एक तरफ तो हम देश के प्रदूषित होने, पर्यावरण को लेकर चिंता जताते रहते हैं या उसके बारे में बातें करते रहते हैं, और जब पर्यावरण से लड़ने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हैरानी होती है जो कंपनियां पर्यावरण दिवस पर बड़े बड़े प्रोग्राम करती हैं, बड़ी बड़ी बधाइयाँ देती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वही कंपनियां आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। क्या सरकार का फैसला गलत है या तरीका? क्या सरकार इन कंपनियों की डिमांड के आगे झुक जाएगी या फिर 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा बैन? इसी टॉपिक पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कई कंपनियों की नाराजगी के बावजूद सरकार की प्लास्टिक बैन की तैयारी जारी है, जिसमें शुरुआती दौर में 19 आइटम शामिल किए गए हैं, जो पर्यावरण की ही नहीं इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। इनमें खाने के सामानों के पैकेट, नूडल्स के पैकेट, बिस्किट और के मल्टी लेयर पैकेट भी शामिल हैं, और पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का बैन लगाया जा रहा है। उधर कंपनियों और एसोसिएशन इस बैन को टालने की बार बार सरकार से गुहार भी कर रही है। एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज कार्टन्स यानी AARC ने पीएमओ को एक चिट्ठी में लिखा है कि विकल्प के बिना इस तरह का कदम उठाने से इंडस्ट्री को 5,000 से 6,000 करोड़ तक का नुकसान होगा। इस अलायंस में पार्ले एग्रो, कोका कोला, पराग, डाबर और केविन केयर समेत 15 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। इनका 80% कारोबार सिंगल यूज पर ही टिका है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र भी लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया है। सरकार ने पिछले साल अगस्त में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात कही थी। दिसंबर में इस बारे में फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इंडस्ट्री को बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियां हैं कि और वक्त की डिमांड कर रही हैं। फिलहाल सरकार ने किसी भी कंपनी को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन लड़ाई काफी लंबी है, क्योंकि इन प्लास्टिक बैन का असर तो करीब 2 साल बाद दिखना शुरू होगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना खतरनाक है हम सभी जानते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, इसी कोशिश में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक्स के स्पून और फोक पर बैन लागू हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां कितनी तैयार है, हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने इसकी पूछताछ करी। ये रिपोर्ट देखते हैं। ऐसे कई ड्रिंक्स के पीछे आप लोग भी अब नज़र गड़ाए बैठे होंगे, लेकिन इन 2 पैकेट्स में जो बहुत ही एक जैसे लग रहे हैं, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। दोनों टेट्रा पैक ज़रूर हैं, लेकिन एक में जो पेपर स्ट्रॉ है बल्कि दूसरे में अब भी प्लास्टिक स्ट्रॉ है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाने का ऐलान किया हुआ है। जो F&B हैं, जो फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, उन पर इसका कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गई है जो लो यूटिलिटी वाले हैं और जिनसे कचरा और पर्यावरण को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है।
इसमें प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, फोक, स्ट्रॉ, ट्रे, पैकिंग फिल्म्स जैसे आइटम शामिल हैं। इनसे उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो ऐसे पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पैकेजिंग अब EPR के तहत शामिल मटेरियल में ही हो रही है, लेकिन स्ट्रॉ एक ऐसी कड़ी है जहां अमल में लाने में कई कंपनियों को दिक्कत हो रही है। डाबर, जो रियल ब्रांड के तहत टेट्रा पैक्स में जूस बेचते हैं, उनका कहना है कि वे पेपर स्ट्रॉ इंपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। वहीं अमूल, जिसकी छाछ और लस्सी टेट्रा पैक में आते हैं, उनका भी कहना है कि पेपर स्ट्रॉ पर लागत प्लास्टिक स्ट्रॉस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा है और ये उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पेपर जल्दी घुल जाता है। कंपनियों की मांग है कि बैन की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए ताकि भारत में ही इसके विकल्प खोजने और इसकी कैपेसिटी पर काम करने का समय मिल सके। पेपर जो है स्ट्रॉ, अभी उसकी जो अभी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 4 से 5 गुना ज्यादा है प्लास्टिक स्ट्रॉ से, तो उसका बर्डन या तो किसानों पे पड़ेगा या कंज्यूमर पे पड़ेगा। उससे भी ज्यादा कि अभी जो पेपर स्ट्रॉ है, जब हम उसको यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो जो होता है वो घुल जाता है, तो वो है। और तीसरी चीज, उसकी इतनी क्वांटिटी में अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो हमको प्रोडक्शन डेवलप करना पड़ेगा। हमको अगर आप हमारे को 6 महीने साल देंगे तो हम अपना ही प्रोडक्शन यूनिट डाल देंगे। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया ने अपनी कॉफी रेंज प्रोडक्ट्स के साथ प्लास्टिक की बजाय पेपर स्ट्रॉज देने की शुरुआत कर दी है। उनका अनुमान है कि इससे सालाना लगभग 3 करोड़ प्लास्टिक स्ट्रॉ हट जाएंगी। दरअसल कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2025 तक वे पूरी तरह रिसाइक्लेबल या रीयूज किए जा सकने वाले पैकेजिंग पर शिफ्ट हो सकें। लेकिन अन्य कंपनियों के लिए राह आसान नहीं, क्योंकि उन्हें भारत में ही बेहतर और टिकाऊ विकल्प का उत्पादन करने के लिए और समय चाहिए। खुशबू तिवारी, ETN स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टालिन दयानंद, जो डायरेक्टर हैं वन शक्ति के, चंद्रभूषण जी जो कि CEO हैं आई फॉरेस्ट के, और रवि कुमार अग्रवाल जो कि ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टालिन आपके पास। स्टालिन, जब भी बात आती है ना किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की, तो कंपनी हमेशा कहती है देखिए कंज्यूमर जो है बहुत परेशान हो जाएगा, देखिए जो किसान जो है वो बहुत परेशान हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ समय पहले जब गाड़ियाँ BS6 आनी थी तो उसमें कई बार ये बोला गया अरे नहीं दाम बढ़ जाए, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। 2 साल हो चुके हैं करीब BS6 को आए हुए, गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं कि अभी भी मिलने को तैयार नहीं है। तो क्या ये हर बार ये कंज्यूमर के नाम पे, किसान के नाम पे बंदूक रख के चलाई जाती है? आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का जिसने इस गंभीर विषय को कुछ लोगों के मुनाफे के लिए धरती में जहर घोलना, ये मुझे या मेरे हिसाब से किसी भी मानव को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है और माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से कैंसर होता है, लोग मर रहे हैं। बाकी प्राणियों की बात करें तो उनका भी वही खस्ता हाल है, लेकिन अगर हम अपना जल, अपना वायु सब प्लास्टिक के साथ दूषित करते रहेंगे तो कोई भी उसके अगेंस्ट में जो कहेंगे उसके विरोध में कि नहीं हमें रोजगार मिल रहा है, हमें पैसे खर्च बच रहे हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। धरती अगर बचना है या धरती पे जीवन पनपना है, प्लास्टिक का जाना बेहद जरूरी है। हम इस बात से कभी भी भाग नहीं सकते। प्लास्टिक का रिकवरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके ये लोग कहेंगे जो मैन्युफैक्चरर्स है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये एक महज एक कहने की बात है, जब प्लास्टिक लाया गया था तब ये कहा था कि बहुत सारे वृक्ष बचेंगे, बहुत पेड़ बचेंगे। आज हमें पता है कि जंगल तो ये चल रहा है। अगर प्लास्टिक के बदले पेपर का इस्तेमाल होगा तो लोग पेपर के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा उनको, और धरती की हरियाली बढ़ेगी और मानव स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रवि सर, आपके पास आता हूँ मैं, आप ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन से हैं। देखिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये हम हमेशा जब एकदम डेडलाइन के आसपास 6 महीने क्यों मांगते हैं? ये अक्सर ये आप पाया जाता है। देखिए प्लास्टिक की अगर बात करी जाए तो ये बात तो शुरुआत से पता थी कि एक ना एक दिन सिंगल यूज प्लास्टिक पे एक्शन सरकार को लेना ही पड़ेगा। तो ये तैयारियां पहले से नहीं होकर रखती है, हमेशा हम एकदम बिल्कुल डेडलाइन के पास में, वो जब पेपर के आखिरी घंटी आती है तो हम कहते हैं मैडम 5 मिनट और दे दीजिए पेपर लिखने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा यह क्योंकि ये जो प्लास्टिक की सिंगल यूज प्लास्टिक की आइटम
इतने ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इतना ज्यादा, और इसका कोई विकल्प डेवलप करने में पिछले महीनों से या सालों से जो कार्य हुआ वो सब फेल हुआ। लोग इसका पेपर विकल्प बताते हैं। मैं अभी भाई साहब ने पहले बोला भाई पेपर विकल्प है, पेपर तो हमेशा पेड़ लकड़ी से ही बनेगा, तो क्या वो विकल्प ठीक है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। प्लास्टिक ठीक, ये जो लो वैल्यू प्लास्टिक है जो लिटल होता है ये ठीक है, इसका विकल्प यदि नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? हम इसको या तो केयरफुली इकट्ठा करें। आपने कहा कि एंड टाइम तक बात देखते हैं, कोशिश कर रहे लोग, पेपर ढूंढा, पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रॉ की बात हुई, वो घुस जाती है, ये भी ठीक है। अब पेपर स्ट्रॉ, मैं महंगे सस्ते की बात नहीं कर रहा, आप पर्यावरण पे, जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रभूषण सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं इस सवाल को लेकर। देखिए, रवि सर का ये कहना है कि देखिए अभी तक जब तक विकल्प नहीं है तब तक पेपर स्ट्रॉज विकल्प नहीं है, विकल्प ढूंढिए। और अगर हम पेपर स्ट्रॉज की तरफ जाते हैं तो हम 2 कदम आगे जाने की जगह 5 कदम पीछे जाते हैं। क्या आप इनकी बात से अग्री करते हैं? देखिए, अभी कुछ स्टैंडर्ड टैक्टिक्स होता है जो कि भारत में इंडस्ट्री अप्लाई करते हैं, और शायद आपने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जब बैन का डेट आता है तब वो बोलते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। जबकि जो सही चीज ये है कि स्टेट्स में राज्यों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन 2019 में कर दिया था। बहुत सारे राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन 2019 से करना शुरू कर दिया था। राज्यों में जो बैन हुए थे, इंडस्ट्री ने उसका बहुत ज्यादा वायलेट किया। तो राज्य का जो बैन था, जितने राज्यों ने पॉलिथीन बैग बैन किए, किसी ने स्ट्रॉ बैन किया, किसी ने कटलरी बैन किए, ग्लास किए, चम्मच किए सिंगल यूज, तो इन्होंने उन राज्यों के बैन को माना नहीं। वहां इन्फोर्समेंट पुअर था, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तब केंद्रीय सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक नेशनल लेवल पे बैन करने का केंद्रीय सरकार ने डिसाइड किया, और ये बैन पिछले इनको 6 महीना दिया गया है कि आप इस बैन को इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये कहानी 6 महीने की नहीं है। जब ये बोल रहे हैं कि हमें विकल्प नहीं मिला है, ये कहानी पिछले 2.5 साल की है। इनके पास 2 से 2.5 साल थे विकल्प खोजने के लिए, और विकल्प है। आज के दिन भी अगर आप कुछ कंपनियों को देखेंगे तो उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने नहीं किया है। मैं तो बड़ा ही आश्चर्यजनक हूं ये सुन के कि अमूल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी आज किसान का सहायता लेके, किसान के नाम पे गलत नाम लेके ये कह रही है कि किसान को नुकसान होगा क्योंकि 2 पैसे से 4 पैसा हो जाएगा पेपर का स्ट्रॉ। जब ये 4 गुना दाम बनाते हैं तो इनसे पूछा कीजिए कि प्लास्टिक स्ट्रॉ का दाम कितना है और पेपर स्ट्रॉ का दाम कितना होगा। 2 पैसे से 8 पैसा हो जाएगा उस सैशे को जो ये 20 रुपया में बेचते हैं मार्केट में। तो ये कहना जो है ना, इसको कहते हैं आंकड़ों का खेल, और ये आंकड़ों का खेल आपको अभी और भी दिखेंगे। अभी तो स्ट्रॉ आया है, कल कुछ और आके बोलेंगे कि उसका भी मुझे विकल्प दीजिए। तो इस तरह की जो ना गैर जिम्मेदारान जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सही नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। मेरे अंदाज से इंडस्ट्री अगर खुद प्लास्टिक को नहीं हटाती है तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि इंडस्ट्री के हित में नहीं है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस ने देश के 25 ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया है। ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले में हमारी सहयोगी इला काजमी दे रही हैं। इला, बताएं क्या है ताज़ा अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं सुबह से ही ये हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो चालू है राजधानी दिल्ली में। और सुबह 7 बजे से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए थे हेडक्वार्टर्स के बाहर कांग्रेस, और उसके बाद लगभग 10 बजे का ये प्रोटेस्ट मार्च की कॉल दी गई थी, जिसके बाद लगभग 12 बजे के आसपास राहुल गांधी और उनके साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी
वहाँ पर पहुँचे। हालांकि कुछ दिन पहले तक प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव थी, तो आज ही वो नेगेटिव आई है उनकी रिपोर्ट, जिसके बाद वो अपने भाई का समर्थन करने के लिए, उनकी ढाढ़स बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँची। जिसके बाद कई बड़े नेता इस मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस इसे अपना सत्याग्रह मार्च बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल कर रही है आवाज़ दबाने के लिए विपक्ष की। उनका लगातार यही कहना है। और सुबह से मैं बता दूं कि पहला राउंड जो है पूछताछ का शुरू हुआ था 12 साढ़े 12 के आसपास, और जिसके बाद लगभग 3 घंटे तक के राहुल गांधी से ईडी ने कई कड़े सवाल किए, जिसके बाद उनको 45 मिनट का एक ब्रेक मिला था, जिस ब्रेक में वो सर गंगाराम अस्पताल गए, जहां उनकी माता और कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी भर्ती हैं। कोरोना के बाद कुछ उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती बताई जा रही हैं। जिसके बाद राहुल गांधी दोबारा से ईडी के दफ्तर पहुंचे और लगभग 4 बजे के बाद से ही लगातार ईडी जो है सख्त सवाल उनसे पूछ रही है, और अभी तक ही ये जो है चल रही है ये पूछताछ। ईडी और राहुल गांधी के बीच ये पूछताछ अभी भी जारी है। और अभी तक के मैं आपको बता दूं, अगर दोपहर से देखा जाए शाम तक लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और पूछताछ जारी है। और अब क्या पूछताछ के बाद निकल के बाहर आता है, क्या ऐसा होता है कि ईडी संतुष्ट हो जाती है उनके जवाबों से या दोबारा बुलाती है उनको? बिल्कुल, तो आगे की कार्रवाई किस और रुख लेती है वो देखना होगा। आप लगातार नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया इला। इसी के साथ स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाहत तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारी